दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फ्रेंड। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि आर्थिक विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी हम जो है वो हम अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने कीन्स के मॉडल को थोड़ा सा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एनालिसिस किया था। मैं उसको टेक्निकली लेके नहीं किया क्योंकि वो हमारे लिए काम का भी नहीं है, वो इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ। हमने फिर इसके बाद ये देखा था कि हेरॉल्ड, अगर हम बात करें हेरॉल्ड और डोमर जो थे, इनके मॉडल पे आज हम डिस्कस करेंगे। और अभी हम जो है अगर हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना को अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके अंदर इस मॉडल पे आधारित था। कुछ किताबों के अंदर इस मॉडल को जो है स्किप कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से आपको थोड़ा सोचने का दायरा विकसित होता है। यूपीएससी में जो जितना ज्यादा सोचेगा उसको उतना फायदा होगा। जितनी ज्यादा आप सोचोगे, जितने ज्यादा चीजों का एनालिसिस, कंसेप्चुअल एनालिसिस करते हुए चलोगे, आपके ऑटोमेटिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस सोचना है आपने, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे तो चीजें दिक्कत होंगी। तो फिर इस मॉडल में यहाँ पे चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, हम पहली पंचवर्षीय योजना में ही पहला जो पॉइंट था आपका हेरॉल्ड डोमर मॉडल था, उसी को हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसमें ये हुआ, देखो पहले समझो ये कौन था, थोड़ा सा ये कौन था। देखो यार, ये यूके में था, ये बंदा यूएस का था। इनकी रिसर्च अपने हिसाब से अलग अलग चल रही थी। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि अगर हम बात करें 1900 में, अगर हम बात करें जिस समय टेलीफोन्स भी मतलब आप बोल सकते हो नहीं थे, टेलीग्राम का ही आप बोल सकते हो कि जमाना था। ये आज का टेलीग्राम नहीं यार, वो वाला टेलीग्राम। तो उस कंडीशन में ये एक बंदा यूके में बैठा हुआ था, एक बंदा यूएस में बैठा हुआ था। वो अपने हिसाब से रिसर्च कर रहे थे। दोनों को नहीं पता ये कौन है, दोनों को ना डोमर को इसके बारे में पता, ना इसको इसके बारे में पता, लेकिन ये लोग अपने रिसर्च में व्यस्त थे। फिर जब इनके जब पेपर्स पब्लिश हुए तो फिर दोनों के लगभग एक ही बात ये कह के जा रहे थे दोनों, जो ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर लगभग दोनों की बातें एक जैसी ही थी। तो इन दोनों को मिला के फिर इसलिए इसका नाम हेरॉल्ड और डोमर मॉडल के नाम से जो है बेसिकली जाना गया था, जिसने कीन्स के मॉडल को ही यूज किया। कीन्स ने क्या बोला कि उत्पादन अगर हम बात करें रोजगार में, इन्होंने ये बोला कि रोजगार में अगर वृद्धि करनी है तो हमें राष्ट्रीय आय और साथ में हमें उत्पादन पर सबसे ज्यादा वृद्धि करनी होगी। लेकिन इन्होंने एक वर्ड बोला था शॉर्ट टर्म, कि शॉर्ट टर्म हम ज्यादा कर सकते हैं। बस इन्होंने एक चीज और बढ़ा दी इसमें, इन्होंने ये बोला कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म की तरफ भी बढ़े। यानी कि इन्होंने एडम स्मिथ जो पहले बात लेके गए थे, उस चीज को भी ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन निकाल के इन्होंने जो लॉन्ग टर्म पे लेके आए। तो हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि लॉन्ग टर्म में लेके आए, साथ में ये इस चीज का ही विकसित रूप जो है, विकसित वर्जन लेके आए। समझ आया आपको? चीजें क्लियर हुई? आई थिंक आपको हो गई होगी। चलिए, यानी कि दोनों अर्थशास्त्रियों ने कीन्स के आय, उत्पादन, रोजगार संबंधित विचार को अधिक व्यापक दीर्घकालीन रूप से प्रस्तुत किया। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो यही था कि कहीं ना कहीं इन्होंने दीर्घकालीन तौर पे जो है इनको विकसित करने के लिए जो है प्रस्तुत किया था। हेरॉल्ड और डोमर के मॉडल की व्याख्या अलग अलग ढंग से होने पर भी दोनों के मॉडल का सारांश एक ही था। यानी अगर हम निष्कर्ष की तरफ बढ़े तो हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका जो सारांश था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक था। मैंने बताया वो अलग रहता है, वो अलग रहता है, दोनों को नहीं पता। लेकिन जब हालांकि इनके मॉडल, इनको समझाने का तरीका अलग अलग थे, डिफरेंट थे, लेकिन सारांश अगर निष्कर्ष पे बात करें तो वही चीज हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर इसी कारण से दोनों मॉडलों का अध्ययन एक साथ जो है बेसिकली यहाँ पे किया जाता था। फिर हमें यह पता चला हेरॉल्ड डोमर मॉडल में कि इन्होंने यह बोला कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। एक वर्ड को समझना, यहां पे इन्होंने बोला कि निवेश को ये एक महत्वपूर्ण तत्व जो है मानते हैं, राइट। इन्होंने यहां पे ये बोला कि नहीं, चीजें ठीक है लेकिन निवेश का होना बहुत ज्यादा जरूरी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि निवेश होगा दोहरी भूमिका निभाएगा। देखो सिंपल सी बात है, निवेश का बसड़ क्या है, पहले इसको थोड़ा हाइपोथेटिकल मॉडल में समझते हैं। यानी कि एक ऐसा मॉडल जो हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है अपनी सोच को विकसित करने के लिए। आप ही हैं, आपके पापा हैं,
मान लो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट कर्मचारी हैं, जैसा भी हैं, और मान लो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स भी स्टार्ट कर ली हैं। भाई सेविंग करते करते भी मान लो 5 लाख रुपए 3-4 साल में इकट्ठा आपके डैडी ने कर लिया। इतना तो आदमी जो कर ही लेता है जब नौकरी वोकरी करता है, तो फिर फ्यूचर की भी प्लानिंग लेके चलनी पड़ती है थोड़ी बहुत, कभी कोई दिक्कत ना हो जाए। अब आपके डैडी के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये तो दो बातें, या तो 4% सालाना ब्याज खाएं 5 लाख का। भाई 5 लाख का कितना हो गया 4%, 5 और 20 कितना हो गया साल का, अगर बात 20,000 रुपए, यही हुआ ना। या तो 20,000 रुपए का ब्याज खाएं, लेकिन उसके हिसाब से 4% क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? महंगाई भी तो बढ़ती है, वो हम महंगाई वाले टॉपिक में समझेंगे। तो एक होता है कि लाओ 5 लाख है, लाओ छोटा सा कोई बिजनेस ही खोल लें, कुछ छोटा मोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या कोई शॉप खोल लें, चीजों को इन्वेस्ट किया। जब 5 लाख लगाओगे तो यार कुछ तो रिटर्न आएगा, सिंपल सी बात है। आदमी जब धंधा करेगा तो बहुत दिमाग लगा करेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप उनका धंधा कर लिया। तो जब धंधा लगाएगा, जब धंधे में जब पैसा डालेगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा। तो यानी कि जो 5 लाख को इन्होंने धंधे में निवेश किया, जब निवेश किया तो कुछ ना कुछ मंथली तो आएगा। सिंपल सी बात है ना भाई। अब आप ही हो, अगर आप भी कोई काम खोलोगे, कुछ खोलोगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, निवेश तो आएगा। तो उसी कंडीशन में एक और, यानी कि निवेश जब किया तो कहीं ना कहीं दोहरी भूमिका हुई, निवेश होगा, पैसा आएगा। पैसे से पैसा, देखो आज के समय पूरी दुनिया में 2 तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक, या तो पैसे से पैसा मतलब रिलायंस हो गया, अब पैसे से पैसे कमा सकते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जियो लेके आगे सडनली तहलका मचा दिया मार्केट में, ठीक है। तो पैसे से पैसे कमाए, क्यों पैसे से पैसे कमाए जा सकते हैं? एक होता है दिमाग से पैसा, एक होता है दिमाग से पैसा। दिमाग से पैसे में कौन आ जाते हैं? सीए, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, ये दिमाग से तो कमाते हैं। होते क्या, क्वालिफिकेशन तो होती है बस, लेकिन दिमाग से पैसे कमाते हैं। तो जब 2 तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, यानी निवेश में जब पैसे से पैसे कमाएंगे, यानी कि अगर हम बात करें इन्वेस्ट करें तो कुछ चीजें मिलेंगी। तो जब चीजें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं, चाहे भले ही आपने 5 लाख लगाए, चाहे आपको मंथली, चाहे आपको 10,000 रुपए ही क्यों ना मिले, लेकिन आपको बैंक से अच्छा पैसा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? बैंक आपको सालाना 4%, 4.5% या 5%, मैक्सिमम 5% जाएगा। लेकिन ये आपको जो इन्वेस्टर, आपने जो निवेश किया, कहीं ना कहीं आपको 10,000 रुपये महीना भी देके जा सकता है। मैं छोटे मॉडल की बात करूं तो उसी कंडीशन में जब बड़े मॉडल पे बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी में जब इंजेक्शन ठूसते हैं पैसे का, जब इंजेक्शन लगाते हैं, डेफिनेटली चीजें निकलेंगी। समझ आएगा? नहीं समझ आएगा? क्यों, कैसे निकलेंगी? भाई कुछ लोग हैं जिनको लोन चाहिए। अब देखो बैंक क्या करती है, 4% आपको ब्याज देगी सालाना, लेकिन आगे ये दूसरे क्या करते हैं, 18% पे देते, 18%, 20%। अगर अनसिक्योर लोन है तो 24% भी जाता है, अगर सिक्योर लोन है, होम लोन है, तो 9%, 10% पे भी ब्याज चला जाता है। तो कहीं ना कहीं बैंक 6% कमा रही है, नहीं कमा रही? तो उसी कंडीशन में अब इसको बड़े लेवल पे सोचो, कितने सारे लोग होंगे जिनको लोन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए जब लोन लेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स जो इसकी भूमिका जो है, दोहरी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। तो उसी कंडीशन में निवेश में जो दोहरी भूमिका जो बेसिकली निभाता चलता है। फिर हमें यह पता चला एक और तो आय का निर्माण होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया, 10,000 रुपये महीना वाला कंसेप्ट कि भाई दुकान खोली आपको 10,000 रुपये मिले। और वहीं दूसरी ओर पूंजी स्टॉक में वृद्धि करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? मान लो तुमने यार कोई शॉप ही खरीद ली, मान लो बर्गर की आपने शॉप खरीद ली। अब बर्गर के जब खोलोगे तो कहीं ना कहीं दुकान को भी करोगे, कहीं ना कहीं टैक्स करोगे, ITR भी भरोगे, कुछ ना कुछ तो भरोगे। तो उस कंडीशन में रोजगार भी रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि खुद तुम नौकरी करो, तुम्हारे पापा वहां जाके दुकान में चला रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम्हारे पापा किसी बंदे को रखेंगे, किसी को हायर करेंगे, उसको सैलरी देंगे। तो उस कंडीशन में हमें यह पता चला कि स्टॉक में कहीं ना कहीं हमारे देश में वृद्धि भी होगी। आप ये समझ के चलो, पूंजी स्टॉक में जब पैसा आया, देखो 5 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन 10,000 आ भी तो रहा है। और कहीं ना कहीं तरह से क्या हो, धीरे धीरे हमारा बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, पूंजी स्टॉक में कहीं ना कहीं वृद्धि भी तो हो रही है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता, तुम्हारे पापा पहले मान लो 20,000 रुपए सैलरी कमा रहे थे, अब 10,000 रुपये महीना ये भी आ गया, तो 30,000 रुपये महीना हो गया। तो कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता में वृद्धि तो हुई। ये मैं छोटे से बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपको समझा रहा हूं, इसको आप पूरे देश में सोचो।
ऐसे कितने लोग होंगे, कितने बड़े करोड़पति भी होंगे, कितने बड़े लाखपति भी होंगे जो इस तरह के जो मॉडल्स लाएंगे, तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, सरकार को टैक्स भी मिलेगा। समझे मेरी बात को? तो यानी कि निवेश की इस पहली विशेषता का मांग प्रभाव और दूसरा पूर्ति प्रभाव बहुत ज्यादा हो। यानी कि इन दोनों मॉडलों ने निष्कर्ष के तौर पे ये चीज निकाली थी कि हमें अगर हम बात करें निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मांग और पूर्ति पे इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मांग प्रभाव और पूर्ति प्रभाव पे बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम निवेश करेंगे तो मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक पूर्ति भी करेंगे थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तो जिससे फिर देश में क्या होगा, मांग और पूर्ति में कंपटीशन होगा और कहीं ना कहीं रोजगार की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं विकसित होगी। ठीक, हेरोल्ड डोवर मॉडल के अनुसार दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए शुद्ध निवेश में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। इन्होंने एक बात ये भी बोली कि शुद्ध निवेश को निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि शुद्ध निवेश बढ़ता चला जाना चाहिए। इसके लिए वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि उस दर पर की जानी चाहिए ताकि बढ़े हुए पूंजी स्टॉक की पूर्ण क्षमता का प्रयोग हो सके। इन्होंने ये बोला कि वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि उस दर पर की जानी चाहिए ताकि बढ़े हुए पूंजी स्टॉक की पूर्ण क्षमता का यहाँ पे जो निकाल, क्योंकि देखो कहने का मतलब ये था कि इन शॉर्ट हेरोल्ड डोवर ने अगर हम बात करें तो कीन्स को लेके आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं मांग और पूर्ति के पक्ष को भी लेके आए कि मांग और पूर्ति को हमें जो अगर बात करें मांग प्रभाव और पूर्ति प्रभाव को भी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से करना है। मोटा मोटा ये है, आप ऐसे मान के चलें, अगर आप इसको समझना है तो कीन्स को ही मॉडिफाई किया, कीन्स के मॉडल को एक लॉन्ग टर्म विजन निकाला, तो उसी के आधार पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमें निकल के आती है। थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं, आलोचना की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसकी आलोचना क्या है ताकि आपको चीजें समझ आ सके। वो ये कहते हैं कि श्रम और पूंजी में स्थिर अनुपात की मान्यता सही नहीं है, क्योंकि श्रम और पूंजी का एक स्थिर अनुपात में प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है। वो ये कहते हैं कि जितना श्रम हो उतनी पूंजी लेके आओ, इसका एक स्थिर अनुपात होना चाहिए, लेकिन ये मान्यता सही नहीं है। क्योंकि आज के समय अगर हम आज के दौर में देखें, जैसे स्टार्टअप्स होते हैं, ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐप बेस्ड आपको क्या लगता है, श्रम ज्यादा चाहिए पूंजी ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए? सर्विस सेक्टर है, कोई भी चीज ले लो, इवन रेस्टोरेंट अगर आप खोल रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए आपको, पैसा। श्रम इतना नहीं चाहिए लेकिन पैसा आपको ज्यादा चाहिए। अगर आपको मान लो KFC की फ्रेंचाइजी लेनी है, या फिर अगर आपको पिज्जा किंग का ही अगर आप मान लो डोमिनोज में अगर वो फ्रेंचाइजी लेनी है, यू शुड पे मोर। तो उसी कंडीशन में इन्होंने ये बोला था, पहले से इन्होंने ये बोला था कि श्रम और पूंजी जो है मतलब स्थिर अनुपात में होना चाहिए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चीजें जो हमारी गड़बड़ है, तो जिसके कारण इस आलोचना इनकी जो है होने लगी। दूसरा इन्होंने ये बोला पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं है, दीर्घकाल में तकनीकी परिवर्तन के कारण पूंजी उत्पाद अनुपात में परिवर्तन आता रहता है। यानी कि ये बोलते हैं कि पूंजी उत्पाद का जो अनुपात इन्होंने बोला था वो भी स्थिर नहीं होता है। जो बोला कि हाँ मतलब इतना हो तो इतना अनुपात होना चाहिए, नहीं। आज के समय अगर हम बात करें, हर चीज की डिफरेंट वैल्यू है। कहीं पे पूंजी अधिक चाहिए होती है, कहीं पे पूंजी कम चाहिए होती है, लेकिन मेहनत ज्यादा, रोजगार ज्यादा, मतलब कि श्रम ज्यादा चाहिए होता है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल अब DCA कोरियर सर्विस है, जिसे मतलब जब आप लोग नोट्स हमें देते हैं तो हम आपको उसी से भेजते हैं। अगर उसको उस मॉडल को मैं एनालिसिस करूं तो मुझे ये पता चलता है कि उसमें श्रम ज्यादा चाहिए होता है rather than पूंजी। सही बात है। कोरियर सर्विस में क्या आपको भी क्या लगता है कि पूंजी ज्यादा चाहिए? तो नहीं, उसमें श्रम ज्यादा चाहिए होता है। तो जिसके कारण इन्होंने ये बोला कि पूंजी अनुपात का एक अनुपात होता है, स्थिर होता है, लेकिन ये सिस्टम भी आज के समय सही नहीं है, जिसके कारण तकनीकी परिवर्तन, आज के समय जिस तरह से चीजें तकनीकी तौर पर परिवर्तन हो रही हैं, उसके कारण में कहीं ना कहीं पूंजी उत्पाद जो अनुपात में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता रहता है। फिर तीसरी मान्यता इनकी यह है कि बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। क्या आज के समय बचत चीजें सही रहती हैं? ना। जिस तरह से अभी महामारी का दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, क्या हमारी बचत प्रवृत्तियां, अगर हम बात करें, अगर हम बोले हमारी बचत प्रवृत्तियां क्या सही चल रही है? नहीं। अब आज के समय आदमी अधिक बचा रहा होगा, खर्च का बहुत ज्यादा कम कर रहा, फालतू खर्चे बिल्कुल कम हो गए होंगे। क्यों? ड्यू टू द कोविड ने हमें चीजें दिखाती कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी को वैसे हो, पर हमें चीजें समझा दिया कि कहीं ना कहीं कोविड ने, अगर हम बात करें कोविड ने हमें ये बात समझा दी कि कहीं ना कहीं चीजें जो होती है बिल्कुल खराब होती है।
इसलिए हमें जो है चीजें रखनी पड़ेंगी। तो लोगों की आदतों, रुचि, जीवन स्तर आदि में परिवर्तन आता रहता है। एक सिस्टम के साथ चीजें भी परिवर्तन होती है ना। अब आज के समय फोन एक एसेंशियल चीज बन गई है, हो ना हो सबके फोन तो एटलीस्ट होना चाहिए बात करने के लिए, किसी चीज के लिए। क्यों? एसेंशियल चीज है, फोन है। तो ऐसे ही चीजें अब आज से 20 साल पहले क्या सबके पास फोन था? नहीं था, लेकिन आज के समय है मैक्सिमम लोगों के पास। तो उस कंडीशन में हमें ये पता चला कि इन परिवर्तन के कारण बचत प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती, जबकि इन्होंने ये बोला था कि बचत है स्थिर रहती है। तो इस मॉडल की आलोचना इस तौर पे भी हमें देखने को मिली। चौथा पॉइंट, प्राकृतिक विकास दर व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि तकनीकी और संगठनात्मक परिवर्तन द्वारा श्रम और पूंजी की उत्पादकता का बढ़ाया जा सकता है। वो बोलते हैं कि प्राकृतिक विकास दर व्यवहारिक नहीं है, और मतलब इनकी आलोचना हुई, इन्होंने बोला कि नहीं भाई लाइक प्राकृतिक विकास दर भी मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, पर वो हम ये आलोचना में ये कहते हैं कि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि तकनीकी और जो संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं श्रम और पूंजी की उत्पादकता का बढ़ाया जा सकता है। कि भाई जैसे जैसे मान लो मैनेजमेंट ने पूरा चेंज कर दिया तो चीजें फिर इस तरह से हो सकती है। फिर हेरोल्ड-डोमर मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सरकार के योगदान की अवहेलना करता है। ठीक है, वर्तमान समय सरकार और राजकोषीय नीति के महत्व की अवहेलना करने वाला सिद्धांत अधिक व्यवहारिक सिद्ध नहीं होता। वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली मांग पूर्ति और सप्लाई पूर्ति, यानी कि पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि आने वाले टाइम में मांग और पूर्ति का ऑटोमेटिक निवेश अगर कर देंगे तो बढ़िया से हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये सरकार की कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं। लेकिन उसी कंडीशन में अगर आज के दौर में देखें तो कहीं ना कहीं सरकार और राजकोषीय नीति के महत्व की एक अपना ही अगर बात करें सिद्धांत है, और अगर हम बात करें तो अपना ही एक अलग महत्व हमें जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये था सेकंड पंचवर्षीय योजना का फटाफट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसको हम 1956 से, आप बोल सकते हो 1956 से लेकर 64 के बीच में रोल बैक हुए। क्यों? रीजन ये था 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, नेहरू जी की यहाँ पे बहुत ज्यादा आलोचना हुई। वो तो हिंदी चीनी भाई भाई करते रहते थे, ठीक है, जिसके कारण काफी ज्यादा अगर बात करें 1962 में अगर बात करें तो काफी ज्यादा आलोचना हुई। फिर 1965 में भी युद्ध हुआ, हालांकि पृष्ठभूमि बन गई थी, लेकिन अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें सबसे बड़ा एक बजट हमें देखने को मिली कि कश्मीर, और साथ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें जो है चीन का जो है युद्ध यहाँ पे जो देखने को मिला। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई, देखो पहली पंचवर्षीय योजना हालांकि सक्सेसफुल रही। पहली पंचवर्षीय योजना थी तो लोगों ने पूरा भर चढ़ के मतलब कि विकास किया, बढ़िया किया, लोग सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी हालांकि ठीक ठाक थी, लेकिन इस मॉडल जो ये मॉडल का आधार, इसमें हम डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल का मतलब यह था कि सरकार को जो है अगर बात करें औद्योगिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। बेसिकली वो यहाँ पे यही कह के जा रहे थे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो नेहरू महालनोबिस मॉडल, ये याद रखना क्योंकि फैक्ट है ये, और ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा। फिर मॉडल पर ये बेसिकली आधारित थी, और ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अगर हम ये कहीं ना कहीं बात करें तो ये कहीं ना कहीं औद्योगिक बेसिकली जो क्रांति थी हमारी, जो औद्योगिक जो हम लेके आना चाहते थे, मतलब कि औद्योगिक मतलब निर्माण की तरफ, मतलब कि बिजनेस की, मतलब कि बड़ी बड़ी मशीनरीज की तरफ हमारी ज्यादा फोकस थी। यह योजना आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर ध्यान पर थी, यानी कि हमें यह पता चला इस योजना में हमें आधारभूत तथा भारी उद्योगों पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। अब देखो यहाँ पे ना, देखो पहली पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना में सडनली बिल्कुल आपको चेंज देखने को मिला। चेंज ये देखने को मिला कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि और सिंचाई पे थी, लेकिन सडनली दूसरी पंचवर्षीय योजना पे सरकार अब औद्योगिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा बढ़ गई। इसके पीछे रीजंस क्या थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसके पीछे रीजंस क्या थे? देखो आखिर क्यों सरकार, हालांकि आएगा नहीं, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों यूपीएससी में, लेकिन सोचना है आपने, इस पर सोच के आपने प्लीज अपनी सोच को विकसित कीजिए। क्योंकि टीचर तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, हमारे 36 हम भी उनमें 36 में ही आते हैं, लेकिन जो अपनी सोच को विकसित करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये पता चला कि जो सेकंड पंच जो योजना थी वो कहीं ना कहीं भारी उद्योग पर ध्यान पे थी। इसके पीछे रीजन ये था, अब तो गवर्नमेंट की फिलॉसफी में चेंज आया। क्यों? गवर्नमेंट को ये तो लगा कि हम ठीक है, हम खदान तो उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने रोजगार को कहाँ खपाएं। मतलब
जितने हमारे देश में युवा जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ाई कर करके निकल रहे हैं, आगे गवर्नमेंट जॉब हम कितने देंगे लोगों को? कुछ ही परसेंट। लेकिन उसके अलावा 99% वालों को क्या होगा? 99% वालों को क्या होगा? तो इसलिए गवर्नमेंट फिर ये लेके आई, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने समाजवादी मॉडल अपनाया, अपने मॉडल पे मतलब कि सरकार का कंट्रोल रहने लग गया, वो प्राइवेट फर्म्स को हाथ में नहीं देना चाहते थे। यानी कि सैनिक पंचवर्षीय में हमें ये पता चला, हालांकि उद्योगी नीति भी आई, वो एक अलग कहानी है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें ये पता चला पंचवर्षीय योजना में कि हमें ये पता चला कि सरकार अब जो बोले कि नहीं कंट्रोल हम करेंगे, ताकि हम भारी चीजों पे ज्यादा निवेश करें। भारी का मतलब जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग हो गया, मान लीजिए बॉक्साइट निकालना हो गया, या फिर आपको आयरन उद्योग हो गया। आपने देखा ना कि खदानों से जब लोहा कैसे बनता है, तो ये क्या है, ये सब सीमेंट उद्योग हो गए, ये बड़े उद्योग हो गए, जहां पर आपको ऐसा नहीं कि कमरे में बैठ के आप खोल लोगे चीजें हो जाएंगी। इसमें आपको लैंड चाहिए इतना बड़ा, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट अपनी सडनली फिलोसफी चेंज करी। उन्होंने बोला हमें अपने रोजगार खपाना भी तो है, रोजगार भी तो मतलब रोजगार तो खपा, जिससे अगर औद्योगिक विकास होगा तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड, एक वर्ड को समझना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज भी खुलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब इस चीज को समझना, मान लीजिए सरकार ने लोहे का एक मतलब लोहा निर्माण की या एक मान लीजिए उद्योग खोला, मान लीजिए कहीं भी खोल लिया, पंजाब में खोल लिया, अंबाला में खोल लिया, लेट्स सपोज। अब लोहा एक वर्ड, कॉमन वर्ड है, हर एक इंडस्ट्री में काम आता है, मैक्सिमम चीजें लोहे से होती है, चाहे वो किसी भी चीज में ले लो, टेक्सटाइल ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, कार बनाने में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, रेलवे में ले लो, कहीं ना कहीं चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो लोहा क्या हो गया, ये हो गया कोर उद्योग, अगर हम ये हो गया एक आधारभूत उद्योग, लोहा बनाना, लोहा मतलब कि ठीक है, जब आधारभूत हो गया तो उससे चीजें और निकलने लगती। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अब लोहा जब बना तो उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, इससे फिर कस्टमाइज चीजें भी बन सकती हैं, आर्टिफिशियल चीजें भी बन सकती हैं, और भी चीजें और भी छोटे छोटे चीजों में काम आता है, और भी मतलब लोहा तो एक ऐसा वर्ड है जहां हर जगह काम आता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये रोल था कि अगर हम बड़े उद्योगों की तरफ बढ़ेंगे, अगर गवर्नमेंट पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे और बड़े बड़े उद्योगों की अगर भारी भारी उद्योगों की अगर स्थापना करें, तो उससे एक इकोनॉमी के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर तैयार होगा, लोग फिर ऑटोमेटिक विकास करना स्टार्ट करें। जैसे कि आप बात करें जमशेदपुर है, अगर जमशेदपुर का एनसीईआरटी ने भी एग्जांपल समझाया है कि जमशेदपुर में अगर हम बात करें, जमशेदपुर अगर देखें तो बेसिकली टाटा का ही बसाया हुआ शहर है, वहां पे इंडस्ट्री गई। अब आज के समय आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और क्या है, किस तरह से है। तो उस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि जब एक शुरुआत होती है तो उसके आगे पीछे के भी कहीं ना कहीं उसी इंडस्ट्री से लोग जुड़ते चले जाते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, यही होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी है तो एग्जाम लेती है, लेकिन उसके थ्रू कितने लोगों का रोजगार चल रहा है? भाई हमारा भी चल रहा है, क्यों? कोचिंग दे रहे हैं। इसी के जैसे किताबों का भी रोजगार चल रहा है, यूपीएससी के लेकर एक्सक्लूसिव किताबें आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं है तो यूपीएससी, लेकिन इसके थ्रू भी कितने लोगों का रोजगार बना हुआ है। पीजी वाले चल रहे हैं मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, चल रहे, लाइब्रेरी वाले चल रहे हैं, कैफेटेरिया वाले भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के थ्रू ही तो चल रहे हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी की कंडीशन में यहाँ पे भी यही हुआ कि भारी उद्योगों की तरफ ज्यादा फोकस किया गया। हालांकि सरकार यूके के साथ, जर्मनी के साथ, रशिया के साथ टाई अप करके आई, क्यों? इनके पास गवर्नमेंट का उतना पैसा नहीं था कि भारी उद्योग सच में बड़ी मात्रा में कर सके। तो भारी शक्तियों का भी अब यहाँ पे गठजोड़ हमें देखने को मिला, जिसके कारण रशिया की तरफ हमारा झुकाव थोड़ा ज्यादा हो गया। हम ये कह सकते हैं कि रशिया हमारा एक फॉरएवर फ्रेंड हमें एक तरह से निकल के आया, क्योंकि सच में रशिया ने उस समय बहुत ज्यादा एक अहम रोल भारी उद्योगों की तरफ लगाया था। हालांकि जर्मनी के साथ थोड़ा कैटा हो गया था हमारा, लेकिन जब रशिया के साथ हमारा वहां से संबंध हमारे बहुत अच्छे, हमारे शुरुआती दौर वहां से हम बोल सकते थे स्टार्ट हो गया था एक अच्छे तरह से। तो मैं ये पता चला, जिसके कारण अब देखो ये फैक्ट है, ये रट्टा मारना और इसको आपने पेपर पे अपने जो आपका जो मैप लोगे आप, उसमें आपने प्लॉट करना है इसको। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर
पश्चिम बंगाल में लो इस्पात संयंत्र की स्थापित किए गए थे। ध्यान समझना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो औद्योगिक तौर पे जो हमें देखने को मिल रही थी, हमें यह पता चला कि वहां पर हमें एक तो यह फायदा हुआ, तीसरा हमें पता चला साथ में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव, यानी जो रेल के डब्बे आप बोल सकते हो, इनको भी आप जो है मैप में आप प्लॉट करेंगे, ये अब आपका काम है। तो ये भी अगर बात करें तो इसका भी जो है विकास होने लगा था। फिर 1956 में नई औद्योगिक नीति भी लेके आए थोड़ी सी। इन्होंने नीतियों को कुछ इस तरह से डाला कि कुछ रिजर्व कैटेगरी रख दी, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो भाई परमाणु क्षेत्र में, रेलवे में ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का अधिकार कर दिया गया। कुछ उद्योग हालांकि नाम मात्र के थे जिसमें सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा अधिकार दिया गया। कुल मिला के ये पता चला हमें कि कहीं ना कहीं ये पॉलिसी बिल्कुल गवर्नमेंट ओरिएंटेड ही ज्यादा थी, जहां तक केंद्र का ही दबदबा, आप ऐसे समझें, यानी कि केंद्र का ही दबदबा, यानी केंद्र के हाथ में ही अगर बात पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमें जो है देखने को मिल रही थी। तो ये हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें जो है देखने को मिलता है। तो जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं पीटी के लिए, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, लो इस्पात संयंत्र की। और यहाँ पे मुझे ये भी बताना कि किस किस के सहयोग से, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, किस किस के सहयोग से ये भी आपने इस चीज को निकालना है, क्योंकि मैं तो इनपुट दे रहा हूं, आपने भी आउटपुट निकालना है कि सर ने मुझे बताया है तो ये कैसे आप करेंगे। इसीलिए जैसे साथ ही इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोपिट ये कहां पे थे, इनको मैप पे प्लॉट कीजिए, एनालाइज कीजिए, सोचें। 1956 में नई औद्योगिक नीति का भी अगर बात करें तो बेसिकली जो है लाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गया, वीडियो लंबी होगी दोस्तों, तो खैर तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे अगली वीडियो में। और आई होप दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, थोड़ी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि खोल के थोड़ा समझाना पड़ जाता है, तो जिसके कारण मुझे खुद नहीं पता चलता कि कितनी वीडियो होगी, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।